सिस्टमेटिकली तोड़ा गया है हमारे मनोबल में। सिस्टमेटिकली नहीं, हाँ कह लें सिस्टमेटिकली। बात ये वो जो ब्यूरोक्रेसी है उससे जान बचाना हम अपना काम समझते हैं। स्टेट इज सो पावरफुल, लॉज आर सो मेनी एंड लॉ गिविंग सिस्टम इज सो स्लो एंड लेथार्जिक कि हम उससे बच के निकलना ही अपना वो समझते हैं। भाई आप एक बात बताओ कि आप डॉक्टर हो और आपको मेरी सर्जरी करनी है, मैं क्यों आपसे पंगा लूं? ये बात भी है, मैं क्यों पंगे लूं आपसे? तो यहां पे हमको लगता है कि उसके हाथ में इतनी पावर है, एक तहसीलदार मेरी जिंदगी तहस नहस कर सकता है। आप ये बताओ, जज है, जज चाहे तो आपका केस कहां से कहां घुमा दे। बिल्कुल। आज भी आप देख लो, खड़े होके बड़े बड़े वकील माई लॉर्ड करते रहते हैं, लॉर्डशिप योर लॉर्डशिप। क्यों लॉर्ड का क्या मतलब? यही जुडिशरी इक्वालिटी ऑफ लॉ पढ़ाती है, बताती है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो क्या ये सब, और खुद को ये लॉर्ड कहलवाते हैं। ये सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। आप किसी थाने में एक बार गुस्से में बात करके देखो, पुलिस वाला सबसे पहले आपको डिसिप्लिन समझाएगा। तुम फादर हो मेरे, बाप हो मेरे, मुझे डिसिप्लिन बता रहे हो? तुम कौन हो जो मुझे डिसिप्लिन बता रहे हो? क्यों मैं डिसिप्लिन? आपकी इज्जत करना मेरी कुछ जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं आपसे काम ले रहा हूं कि आपकी इज्जत करने आया हूं। भाई आप ये बताओ कि आपको बिठाया गया कि मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, मेरा बच्चा फेल हो गया, ठीक, आप एक ट्यूटर हो मेरे, प्राइवेट ट्यूशन, तो क्या मैं आपसे कहूंगा अरे सर देख लीजिए सर बच्चा फेल हो गया? मैं तो आपसे कहूंगा भैया क्या पढ़ा रहे थे यार 1 साल से, बच्चा फेल हो गया मेरा। ये टोन जब स्टेट हमें कुछ नहीं देता है तो हमारी नहीं हो पाती। तो क्या इसका प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए सब चीज़ों को? देखिए सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग अगर जैसे आपने बोला भाई BSNL का तो किसी के पास नहीं है, जियो ने आया तो BSNL ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। BSNL जियो वालों को तो हम फिर भी डांट देंगे, हमारी सर्विसेज कम है, लेकिन BSNL वालों से हम अभी भी BSNL वालों को रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे वो हमें सर्विस दे रहे हैं, कि भैया एक बार लाइन देख लो, आके जरा कर दो, जरा ठीक कर दो। ये एक सरकारी तबके का आई थिंक हमारे ऊपर जो बचपन से बताया गया कि भाई ये सरकारी उसमें है, इसके पास पावर है, इससे थोड़ा सा तमीज़ से बात किया जाए, इससे प्यार से बात किया जाए, बल्कि 100-200 रुपये दे भी दो तो भी तुम्हें कुछ नहीं चलेगा। आप ये बताओ, इस देश की जनता इस सरकारी तंत्र में सुधार चाहती है कि इस सरकारी तंत्र में नौकरी चाहती है? तो अगर सरकारी तंत्र में नहीं है तो सरकारी तंत्र में सुधार चाहती है। जो हो सकता है, एक बच्चा है वो क्या चाहेगा? मतलब एक मेरा लड़का 12th पास किया हुआ है, मैं क्या चाहूंगा सरकारी तंत्र सुधरे कि इसमें मुझे जॉब मिले। सर हम तो यही सब लोग यही चाहते हैं कि हम लोग उसका पार्ट बन जाए। ठीक, हम उसका पार्ट बन जाए। अगर ये सुधर जाएगा तो इसका चार्म क्या रह जाएगा? फिर क्या इसका फायदा? भाई आप ये बताओ, मैं एक पुलिस वाला हूं, मुझे कोई भी घुस के मेरे रूम में डांट दे तो उसका क्या फायदा? जैसे मैं आपको बताऊं, इसी केस में मैंने डीएम को SMS किया था। तो मैंने डीएम से कहा कि सर जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, डीएम थे सूर्यपाल गंगवार नाम था उनका, लेकिन नाम मुझे याद है। तो सूर्यपाल गंगवार जी थे, मैंने उनको मैसेज किया, अगर वो देखेंगे तो बताएंगे भी आपको, अगर कभी वो देखें उन तक ये वीडियो पहुंचे, अब तो चाहे सेक्रेटरी हो गए होंगे कोई। तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास आई एम फीलिंग हेल्पलेस। अब हेल्पलेसनेस में क्या करूं? मैं सुसाइड कर लूं, मैं भूख हड़ताल पे बैठूं, मैं क्या करूं? जब कुछ कर ही नहीं रहा, आपका तहसीलदार वहां तक आने को तैयार नहीं है। अच्छा, वो मेरी इज्जत पे बात आ गई थी कि यार एक मैं कॉलेज से निकला था, जब कॉलेज से निकलते हैं हम थोड़े आइडियलिस्ट होते हैं कि यार चेंज तो हम करवा ही देंगे। जब कुछ नहीं हुआ उस हेल्पलेसनेस में, मैंने उनको मैसेज किया, तो अगले दिन मेरे से SDM कहता है कि तुम्हें पता है डीएम कौन? तुमने डीएम को इतना बड़ा मैसेज कर दिया, ये बात कर दी मैसेज में डीएम को, तो पता है डीएम क्या चीज है? तो मैंने उसी एक फेक इनोसेंस में कहा कि सर जब मेरे पास नंबर है और डीएम है मेरी बात सुनने के लिए, तो मैसेज ना करूं मैं? क्या चीज है डीएम? भाई क्यों ना मैसेज कर दूं? इसीलिए तो है वो। मैं कह रहा हूं वो किस लिए भी है, एक डीएम की क्या डिसरिस्पेक्ट हो गई जो मैंने मैसेज कर दी? मैंने कोई गाली लिख दी उन्हें? मैंने उनसे ये कह दिया कि तू क्या कर रहा है? ये तो नहीं कहा। मैं तो एक पूरी इज्जत से लिख रहा हूं कि सर जब कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, आप बताओ। मैंने जिस कॉलोनी के लोगों से कहा कि मैं इसको साफ करा दूंगा, मैं नहीं साफ करवा पा रहा हूं, तो उस हेल्पलेसनेस में मैं भी तो एक हेल्पलेस फील कर रहा हूं। तो मैं इसमें क्या करूं? इस बेइज्जती में क्या करूं? सुसाइड है मेरे पास एक ऑप्शन, को तो नदी में कूद जाऊं या सर भूख हड़ताल पे बैठ जाऊं उसके सामने, जब कुछ स्टेट नहीं कर रहा है। तो SDM मुझको डांट रहे हैं, तो पता तुमने डायरेक्ट डीएम को SMS कर दिया। क्यों ना कर दूं मैं डीएम को SMS? मेरे SMS से डीएम की क्या बेइज्जती हो? और डीएम ने कुछ रिवर्ट किया? नहीं, डीएम ने कुछ नहीं रिवर्ट किया। डीएम ने मुझे लगा डीएम तक SMS रिसीव पहुंचा भी नहीं होगा, वो वहीं पे उसके जूनियर्स होते हैं, मुझे लगा डीएम ने नहीं देखा होगा, पर जब SDM ने मुझसे कहा तो मुझे पता लगा कि हाँ डीएम ने देखा इसका मतलब मैसेज। तो एक डीएम मेरे एक इज्जत भरे मैसेज में उनका जूनियर मेरे को समझा रहा है कि भाई डीएम साहब की बेइज्जती होगी, तुमने ये कैसे लिख दिया?
और वो डीएम के पास मैं 10 दिन से जा रहा हूं, उस एसडीएम के पास जा रहा हूं, आपकी बेइज्जती हो रही है, वो कुछ नहीं उसकी है, कोई वो बात नहीं, उसकी कोई बात नहीं। इज्जत से सरकारी तंत्र की है, मतलब एक नॉर्मल, और इसीलिए ये सारा सिस्टम जो है ये डेवलप हो रहा है। मतलब ये जो जितनी जो कह रहे हैं कोचिंग माफिया, हाँ। तो कोचिंग माफिया एक चेहरे पे निकला हुआ दाना है जो आपको दिख रहा है, पर वो आपके अंदर शरीर में क्या चल रहा है जिस वजह से वो निकला है उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आप उसमें बोरो प्लस बोरोलीन लगा रहे हो रोज, उसको लगा खत्म करना चाह रहे हो, आपके अंदर कुछ है, उसका वो इफेक्ट है। मैं एक ताला बनाने वाली कंपनी हूं, आप चोरी रोको ना यार। आप अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा कुछ रहे हो, एग्जाम में कुछ पूछ रहे हो, और उस कुछ एग्जाम में पूछ के आप उसको क्या पावर दिए दे रहे हो, और आप कह रहे हो कि मैं हम तो अटेंडेंस भी नहीं लेते, कोई एक डिग्री भी नहीं देते, तब भी लड़के आके बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं। आपको पता है 70% इंजीनियर यूपीएससी निकालते हैं, 70% इंजीनियर। और सब्जेक्ट्स कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। तो इसका कुछ फॉर्मूला है सर वैसे? फॉर्मूला ये है कि जो भी मेहनत करके पढ़ेगा वो निकालेगा। अच्छा, यही फॉर्मूला है बस? फॉर्मूला में ये इंजीनियर इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि इंजीनियर अपनी जिंदगी में एक तैयारी पहले कर चुके होते हैं, एक बड़ी क्रूअल सी IIT जेईई वाली तैयारी। अच्छा, तो जब वो दूसरी तैयारी करने यूपीएससी की घुसते तो हैं, मेंटली प्रिपेयर होते तो हैं, उनका थोड़ा कंसेप्ट तैयारी के प्रति ज्यादा क्लियर होता है। उनके लिए 7-8 घंटे पढ़ना बड़ी बात नहीं। तो मतलब इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना गर्लफ्रेंड पड़ता है? बॉयफ्रेंड का पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं। ऐसा थोड़ी जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो पढ़ नहीं रहा है, या वो पढ़ ही रहा डाल रहा है। जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं वो पढ़ ही रहा है, और जिसकी नहीं है वो सिर्फ पढ़ रहा है, और जिसकी है वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो एक एस्पायरेंट की क्या मेंटालिटी होनी चाहिए? एक एस्पायरेंट की मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि वो सब्जेक्ट पढ़े जो उसका सबसे कम तैयार है। अच्छा, सिर्फ टेक्निकलिटीज, ये कोई बड़ी बातों वाला नहीं है कि वो हो जो तिलक लगा ले और फिर माँ बाप की फोटो सामने रखे, तो फालतू बात। एक वो जिसको सही प्रैक्टिसेस पता हो। अच्छा, एस्पिरेंट शुड बी अवेयर ऑफ राइट प्रैक्टिसेस। राइट प्रैक्टिसेस में सबसे पहली प्रैक्टिस ये है कि वो सब्जेक्ट पढ़ना जो मेरा कम प्रिपेयर है, अच्छा, जिसमें मैं कमजोर हूं, वो सब्जेक्ट पढ़ना। ओके, एक एस्पिरेंट का। दूसरा एक चीज ये है कि उसको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तीसरा, भारत के हर विषय पर बोलने के लिए उसके पास 5 पॉइंट तैयार होने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, देश में एक्सपोर्ट कम है, हाँ, तो कैसे बढ़ाया जाएगा? क्यों बड़ा छोड़ो, क्यों? आपके पास 6 पॉइंट रेडी होने चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा, तो मेरे को ये ज्ञान ना दो कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, घटिया थे और भारत माता को लूट लिया और सोने की चिड़िया थे ना। 6 चीजें बताएं: मर्केंटाइल फेज, कैपिटलिस्ट फेज, फाइनेंशियल फेज, करेंसी मैनिपुलेशन, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर। 8 पॉइंट मेरे को तुरंत दें, तब आप एक स्टूडेंट बनने की दौड़ में। अच्छा, मैं किसी भी विषय पे आपके सामने सवाल थ्रो करूं तो आपके पास 6 पॉइंट, 7 पॉइंट्स, उसके बुलेट पॉइंट एक वर्ड में मेरे को बताने लायक आप होने चाहिए। okay. कोई भी चीज, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भारत में संविधान में तो इक्वालिटी बिफोर लॉ लिखा है, पर जब हम समाज में देखते हैं तो हमको वो बराबरी नहीं दिखती है। इस पे कमेंट करें। तो आपके पास 6-7 एग्जाम्पल, 6-7 कारण इसके रेडी होने चाहिए। ओके, हाँ, अगर आपके पास नहीं रेडी है, और वो सब्जेक्ट पढ़ना जो आपका कमजोर है, ओके, जिसमें भी नहीं रेडी है उसमें रेडी करें। जो भी आपको, मान लो अगर आपको ये नहीं पता है कि हिमालय जो है वो वहीं क्यों है जहां हिमालय है, क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई तो वो ऊपर उठे। तो ये आपको ये सब पता होना चाहिए, प्लेट टेक्टोनिक्स। जिसमें नहीं पता है उसको पहले पता करें जाके। स्टूडेंट का ये कोई क्वालिटी नहीं है कि वो बड़ा मोटिवेटेड हो, हर कोई मोटिवेटेड है। ज्यादातर स्टूडेंट मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन का मतलब वो पढ़ने नहीं बैठ रहा। ज्यादातर स्टूडेंट को पता ही नहीं है बेचारों को, वो आज भी उसी वो जो वेब सीरीज होती हैं, वो जो आई हो भैया वाली और वो सब, वो उन्हीं को देखने में लगे। उनको लगता है तैयारी इमोशनल होती, इमोशनल नहीं होती। 2 बॉक्सर जब एक दूसरे से लड़ते हैं तो गालियां नहीं बकते, मशीन की तरह लड़ते हैं। 12 राउंड लड़ते हैं, 12 राउंड के बाद एक दूसरे को गले मिलते हैं, अपने अपने घर को जाते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। बेस्ट काम इमोशनली नहीं होते। तो ये साल भर का बॉक्सिंग मैच है? मतलब हाँ बिल्कुल, तो साल भर का बॉक्सिंग मैच क्या है, एक पढ़ाई है, एक पढ़ाई है जो कि बाकी पढ़ाई जैसे करी जाती है। तो IAS में आपको उसके बारे में क्या विचार है आपके? ये जो होता है आरक्षण, ये होना चाहिए? आरक्षण के बिना तो देश रहने लायक नहीं रहेगा है? अगर आप आरक्षण हटा दोगे तो ये देश टूट जाएगा। उसका कारण ये है कि एक बहुत बड़ा समाज का तबका, जो कि इससे, पहली बात तो आपको ये मैं बता दूं, आरक्षण गरीबी दूर करने की स्कीम नहीं है, जो बहुत लोगों को लगता है। जो जानते नहीं होंगे इसके बारे में, लेमैन, वो थोड़ा ये समझते हैं कि आरक्षण का मतलब गरीबों को ऊपर उठाना है। गरीब को उठाना नहीं है। बात यह है कि इस कमरे में हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, हम पांचों एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कोई भी ग्रुप है, वो जाट है मान लो, ग्रुप गुर्जर है मान लो, मुस्लिम है मान लो, ब्राह्मण है मान लो, ब्राह्मण है मान लो,
तो वो क्या आपस में बात कर करके उसको स्लोली स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक, एक आदमी आया लड़का भगते हुए, उसने कहा कि भैया मुझे इन्होंने कोई डेरोगेटरी वर्ड कह दिया, क्योंकि संविधान बनाने वाले और बहुत सारे जो लीडर हैं वो कहते हैं इसी शब्द का इस्तेमाल करो, तो मैं कर रहा हूं, मैं तो इस शब्द को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पे जेल है। एक बच्चे ने कहा कि मुझे भैया इन्होंने चमार कह दिया। ठीक, अब हम सारे अपर कास्ट हैं, हम उस बात पे वो पेन उसका समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका क्या पेन है। वो बोलेंगे कि भैया हो तो सही। आप वो छोड़ो, एक लड़की जा रही है, मैंने उससे कहा कि आती क्या खंडाला कुछ ऐसे करके बोल दिया। एक लड़का है, वो कहेगा यार इसमें क्या दिक्कत है, मुझे कोई लड़की कहते मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आप उस लड़की के पर्सपेक्टिव से समझ ही नहीं पा रहे, उस लड़की का पर्सपेक्टिव आपको पता ही नहीं है। वैसे ही एक छोटा सा बच्चा आया लोअर कास्ट और उसने कहा कि मुझे इन्होंने ये बोला, तो हम उस बात के पेन को समझ ही नहीं सकते। दूसरी चीज, हम कभी, आप ये छोड़ो, आप अमेरिका में रह रहे हो और वहां कोई इंडियन आए आपके पास, तो आप उसके प्रति थोड़ा ज्यादा इमोशनल रहोगे। हर लेवल पे हर तरह के लोग मौजूद होने चाहिए। ओके, थाने में भी होने चाहिए, पॉलिसी मेकिंग में भी होने चाहिए। जैसे छोटी सी एग्जांपल देखें, दिल्ली में मेल यूरिनल आप देखोगे, मेल्स के जो यूरिनल बने हुए हैं पेशाब में 50 हैं, फीमेल के नहीं है। क्यों ऐसा है? कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में फीमेल नहीं है और फीमेल से नफरत है। क्योंकि जब मेल बैठ के बना रहे थे तो सोच रहे थे, उन्हें याद ही नहीं आया कि फीमेल का भी बनना चाहिए। उन्हें ये याद ही नहीं आया, उन्हें लगा यूरिनल होने जरूरी, बनवा दो यूरिनल। अगर उस पॉलिसी मेकिंग में 3 फीमेल भी होती तो वो फीमेल यूरिनल बनते। इस बिल्डिंग में कहीं पर भी किसी ब्लाइंड आदमी के लिए ब्रेल लिपि नहीं है, 90% में नहीं, क्योंकि पॉलिसी बनाते समय याद ही नहीं आया कि ब्लाइंड आदमी भी यहां आएगा। होते अगर तो वो इस बात को एंश्योर करते। तो रिजर्वेशन का जो मेन मतलब ये है कि हर लेवल पे हर तरह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर क्या वो सिर्फ मेरिट के बेस पे नहीं होना चाहिए? हाँ, तो आप ये बताओ कि जो मेरिट आप कहते हो, मेरिट तो एक लड़के के 80 नंबर आए और एक लड़के के 75 नंबर आए, हाँ, और वो कोई टेक्निकल साइंटिस्ट की जॉब नहीं है, आप उसके बाद उसे पुलिस अधिकारी बना रहे हो, तो इतना तो अंतर उस लड़के के खुद ही 2 दिन के एग्जाम में आ जाएगा। और लेकिन 80 नंबर वाले की क्या गलती है जो उसे बाहर में निकाल दिया, और 75 वाले ने ऐसा क्या किया कि 80 वाले की कोई गलती कोई नहीं, तो कोई नहीं करा। उसके साथ भी तो बेचारे के साथ भेदभाव हो गया ना, फिर तो उसको आरक्षण की जरूरत है। ठीक बात है, पर आप ये बताइए कि हम भेदभाव से बचने के लिए भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, ये इसको कहते हैं इक्वल बट डिफरेंशियल अनइक्वल बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। बात ये है ना कि आप 2 लोगों को, मतलब मान लो 4 लड़के हैं, 2 आपके घर में, कहीं पर भी टैक्स देने वाला टैक्स देता है, सारे लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये भी तो भेदभाव है। टैक्स देने वाला टैक्स दे रहा है, सारे लोग नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, जिसके 80 नंबर आ रहे हैं और जिसके 75 नंबर आ रहे हैं, तो 80 नंबर वाला इतना आगे नहीं है कि हम उसके साथ उसको हटा के बहुत बड़ा भेदभाव कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इसको, पहली बात तो मैं आपको बता दूं ये ऐसा हुआ क्यों था। ये माना गया था कि 75 नंबर वाले जो है वो उठ के 80 तक आ जाएंगे, हाँ, और इन सब की कट ऑफ बराबर हो जाएगी। अच्छा, जैसे मान लो कि 75 नंबर वाला जो है वो जिस समाज से आ रहा है, हाँ, उस समाज के चैलेंज 80 नंबर वाले के चैलेंज से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की और एक लड़का है, दोनों को आपको कांस्टेबल भर्ती करना है, तो क्या आप बराबर दूरी दौड़ा के टाइम नोट करके करोगे? तो वो तो फिर जेंडर नहीं, तो यहाँ पर भी, हाँ, क्यों फिजिकल नहीं, तो जेंडर में इसका मतलब एक फिजिकल हैंडीकैप था उसका। हाँ, उसी तरह सोशल हैंडीकैप्स होते हैं। अच्छा, हाँ, सोशल हैंडीकैप में ये है कि जो निचले समाज से आता है, हाँ, उसको उसकी जानकारी उतनी जल्दी नहीं होती है, वो बचपन से उसमें ट्रेन। जैसे आपके फादर डॉक्टर और मेरे फादर डॉक्टर नहीं है, आपके लिए एनी डे डॉक्टर बनना रिलेटिवली आसान होगा। ओके, होगा या नहीं? और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर मोस्टली हम लोग ये मानते हैं। नहीं, वो उसको वो चीजें पता होंगी जो आप नहीं मुझे सोच नहीं सकते पता हैं। होंगी, मुझे पता ही नहीं होंगी, मुझे 10th के बाद ये पता ही नहीं होगा क्या बुक पढ़नी है। उसी तरह एज ए सोसाइटी भी कुछ समाज पिछड़े हुए हैं। वो क्यों पिछड़े हैं, उसके बड़े कारण हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जब वो, पहले तो आपकी बात का जवाब दे दूं कि वो जो 75 और 80 नंबर वाले का अंतर है, तो वो अंतर इतना बड़ा नहीं है। 80 नंबर वाला अगर 79 लाता तो वैसे भी सिलेक्ट ना होता, तो वो अंतर इतना बड़ा नहीं है। 80 नंबर वाला कोई 50 नंबर ज्यादा नहीं लाया। ये माना जाता है कि एक दिन की परफॉर्मेंस भी फ्लक्चुएट होती है। ओके, तो ये बात ठीक है कि है भी, और ये मैं